गुड इवनिंग बच्चों। मैं भी एक जेई एस्पिरेंट था और जेई के तैयारी के दौरान जब पूरा मेंस हम लोग दे देते हैं तो मेंस के क्वेश्चंस तो हमसे लग जाते हैं, लेकिन जब मेंस से हम एडवांस की तरफ मूव करते हैं तो वही क्वेश्चंस, वही कॉन्सेप्ट्स, वही फॉर्मूलाज हम लोग उन्हीं सवालों में नहीं लग पाते। स्टार्ट कैसे करें, अप्रोच क्या लगाएं, ये समझ नहीं आता है। तो मैं आपको आज समीर सर के पास ले चलता हूँ, क्योंकि वो हमको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। गुड इवनिंग सर। मैंने भी जेई की तैयारी की है और जेई की तैयारी के दौरान मैं पूरे 1-2 साल मेंस के क्वेश्चंस लगाया। मेंस के क्वेश्चंस मुझसे लग भी जाते थे। फिर मेंस निकालने के बाद जब मैं एडवांस की तैयारी में पहुंचा तो एडवांस के क्वेश्चंस सेम काइनेमेटिक्स का अगर वो क्वेश्चन है तो मुझे वही कॉन्सेप्ट और वही क्वेश्चंस लगाने के बाद भी वो क्वेश्चन मैं स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, अप्रोच ही नहीं कर पा रहा था कि इसको स्टार्ट कैसे करूँ। और साल भर मेंस लगाया है तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस भी गिर गया कि मैं एडवांस अप्रोच कैसे करूँ, क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं। तो आजकल के बच्चों को भी शायद वही दिक्कत हो रही होगी कि साल भर मेंस के क्वेश्चन करने के बाद अब जब वो एडवांस में पहुंचे हैं तो अब वो उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें कि वही कॉन्सेप्ट और वही फार्मूला याद होने के बावजूद भी वो क्वेश्चन लग जाए और आसानी तरीके से। ये बहुत बहुत ढेर सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है। और देखिए, पहले तो जब टीचर को पढ़ाना है आईआईटी जेई के लिए, अगर प्रिपरेशन कराना है जी सर। तो ये टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को हम लोग सिर्फ एक ही तरफ ना लेके जाएं, बल्कि कंप्लीट उसका प्रिपरेशन कराने पड़ जाए। कई बार देखा जाता है कि उनका मोटो ये रहता है कि जल्दी से हमको जेई मेंस का रिजल्ट चाहिए जी। और उसके लिए जेई मेंस के ऊपर ही बच्चे को बस मेहनत कराया जाता है ताकि जनवरी में फटाफट हमको रिजल्ट छापना भी होता है। बिल्कुल सर। तो उस चक्कर में बच्चे का नुकसान हो जाता है। तो टीचर की ये जिम्मेदारी है कि जिस समय वो पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को बैलेंस अप्रोच लेकर के चलें। जब भी किसी चीज़ को डिस्कस करें तो इतनी डेप्थ में डिस्कशन होनी चाहिए कि बच्चे का एक थिंकिंग बन पाए। जेई मेंस और एडवांस तो छोड़िए, नीट वाले बच्चे को भी हम इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं कि ये फॉर्मूला है, ये क्वेश्चन है, आप इसको करो। बच्चे को इस तरह से पढ़ाना चाहिए कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए, वो चीज़ों को डेप्थ में समझने की कोशिश करे, उसका अप्रोच थोड़ा सा ब्रॉड हो। जैसे मैं इसको एक क्वेश्चन से अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, क्वेश्चन अगर समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, एक क्वेश्चन लेके मैं समझाता हूँ। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम, ये कोई पीवाईक्यू नहीं है, कोई ऐसा सवाल ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े एग्जाम में आया हुआ हो या ऐसा कुछ नहीं। एक बिल्कुल आसान प्रॉब्लम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से इसको अलग अलग एग्जाम में अलग अलग अप्रोच से किया जाता है और पूछा जाता है। जी जी। जैसे ये वेज है, जी जी, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, अभी तक तो याद है सर। हाँ, याद होगा ये। और इसका कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया होता है, सपोज ये 37 डिग्री दिया है, सबसे पॉपुलर एंगल्स यही 37-53 है। तो और इसका मास कुछ गिवन है, सपोज इसका मास दिया हुआ है 20 kg। अगर 20 kg इसका मास है तो वेट इसका लगा नीचे 20 g। और इसके कंपोनेंट्स बना लेंगे तो इस तरफ हो जाएगा आपका 20 g cos थीटा और उधर cos 37 और इधर हो जाएगा 20 g sin 37। बच्चों को याद रहता है ये बिल्कुल अच्छी तरह से। अब यहाँ पर फ्रिक्शन भी है, मान लो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पर 0.5। जी सर। तो अब ये स्लिप करने की कोशिश करेगा नीचे जी, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अगर इसके स्लिप करने की टेंडेंसी नीचे है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग जाता है। अब एग्जाम में अगर अलग अलग एग्जाम से पूछना है, इससे छोटा क्वेश्चन भी बना सकते हैं, बड़ा क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बना सकते हैं मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो और बहुत डेप्थ में सोचने की भी जरूरत पड़े। जी। अगर छोटे एग्जाम में मुझे पूछना है, मेंस में या नीट लेवल में अगर पूछना है जी, तो मैं ऐसे पूछ सकता हूँ कि बताओ कि इसके ऊपर मैं मिनिमम कितना फोर्स लगा दूं जिससे कि ये स्लाइड ना करे, रुक जाए। ये आपका मेंस लेवल का अप्रोच हो सकता है, नीट लेवल का अप्रोच हो सकता है। तो अगर मिनिमम फोर्स लगाना है मुझे तो बस मुझे इसे स्लिप करने से रोक देना है। तो ये जो 20 g sin 37 है, बैलेंस करने की कोशिश कर देंगे। 120 न्यूटन इधर आ गया, ये आपका 160 न्यूटन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन जो यहाँ पर हो जाएगा FS मैक्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पर आ जाएगा 0.5 इंटू नॉर्मल रिएक्शन भी सेम ही आएगा उसके 160 न्यूटन के बराबर। तो म्यूएस इंटू नॉर्मल रिएक्शन कर देंगे 0.5 इंटू 160, 80 न्यूटन आ जाएगा। तो 80 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ठीक है सर। ठीक है, तो 120 न्यूटन इधर है। अब ये फ्रिक्शन भी इसको रोकने की कोशिश कर रहा है 80 न्यूटन ऊपर। तो अगर उधर 120 न्यूटन और लगा दिया है तो रुक जाएगा। ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा 120 जो इसको नीचे स्लाइड कराने की कोशिश कर रहा है। जी जी। एक फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन का फ्रिक्शन जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, और हमने भी 120 लगा दिया, सॉरी 40 न्यूटन लगा दिया। जी। तो
ये इसको रोक लेगा, ऊपर की तरफ भी जी 120 हो गया, नीचे की वो तरफ बैलेंस हो 120। जाएगा। हाँ, ये मेन minimum- लेवल का क्वेश्चन है सर। हाँ, मिनिमम फोर्स इतना लगाना जी पड़ेगा। फिर अगर इसको थोड़ा सा और टफ बनाना है जी तो हमसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि इसके ऊपर हम मैक्सिमम कितना फोर्स लगा दें जब तक ये रुका रहे। अब मिनिमम नहीं कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या फोर्स लगा दिया जाए इसके ऊपर जिससे कि ये रुका रहे। सर यही बच्चे गलती भी कर देंगे कि वो मैक्स लिखा हुआ है फिर भी वो मिनिमम वाला हाँ, सॉल्व कर देंगे। मिनिमम वाला सॉल्व कर लेंगे तो ये फिर- थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी हो जाएगा। जी ये आपके मेंस लेवल का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी हो गया हाँ, कि वो मिनिमम निकाल दिए मैक्सिमम निकालने की जगह पर। थोड़ी सी कंफ्यूजन से पूरा सवाल गलती हो गया। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जी तो अगर मैक्सिमम निकालना है तो उस समय हमें सोचना चाहिए कि अब ब्लॉक के मूव करने की टेंडेंसी ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ है, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा फोर्स लगाए खींचेंगे तो ब्लॉक ऊपर की तरफ ऊपर slip कर सकते चलने हैं। लगेगी। तो ये जो हमने यहाँ पर फ्रिक्शन लिया था, ये फ्रिक्शन अब ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ लगना चाहिए, और टेंडेंसी ऑफ मोशन इसका ऊपर की तरफ होना चाहिए, इस वजह से फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगना चाहिए। तो नीचे की तरफ फ्रिक्शन लगा, अब मैक्सिमम फोर्स आपको चाहिए, इस तरफ फ्रिक्शन लगा। तो अब ब्लॉक के ऊपर 120 न्यूटन ये नीचे की तरफ लग रहा है, जी और ये जो फ्रिक्शन था अब ये ऊपर नहीं लग रहा है, ये फ्रिक्शन भी अब नीचे ही लग रहा है 80, और हमको फोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पर 120 प्लस 80 200 न्यूटन। जी 200 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे कि ये ऊपर की तरफ चलने लगेगा। एक मिनिमम मैक्सिमम में आंसर भी बदल जा रहा है। हाँ, आंसर ही बदल जा रहा है। अब इसी को अगर मुझे एडवांस में बनाना होगा जी तो एडवांस में मैं ये नहीं पूछूंगा कि मिनिमम फोर्स बताओ मैक्सिमम फोर्स बताओ, मैं बस ये पूछ सकता हूँ कि आप बताइए कि कितना फोर्स में इसके ऊपर लगा दूं जिससे कि ये मूव ना करे। मैंने सिर्फ फोर्स बोल दिया, कितना फोर्स इसके ऊपर लगाएं जिससे कि ये मूव ना करे। अब बच्चे जो मेंस के लिए खूब प्रैक्टिस किए हुए हैं वो या तो मिनिमम फोर्स निकालता है या मैक्सिमम फोर्स लगाता है, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि अगर मिनिमम या मैक्सिमम फोर्स हो तभी ये रुका रहेगा, उसके बीच में भी कुछ भी फोर्स लगाएं तो भी ये रुका हुआ हो सकता है। बिल्कुल सर। अब सिर्फ ये फोर्स ही नहीं, साथ में ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ यहाँ पे फ्रिक्शन कितना है। जब फ्रिक्शन पूछा जाता है तो तुरंत हम जल्दबाजी में एफएस मैक्स ही निकाल लेते हैं, लेकिन ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन का, हमेशा ऐसा लगे ये जरूरी तो है नहीं। बिल्कुल। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर इसको सोचना है, बच्चे को ये समझाना चाहिए जिस समय जब पढ़ाया जाता है, जब क्लासेस ली जाती हैं तो बच्चे को इसके ऊपर सोचने का मौका देना चाहिए पूरा, कि वो सोचे, गलती करे और फिर आप उसको समझाएं। ठीक है, तो यहाँ से थिंकिंग डेवलप होती है बच्चों के अंदर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए फोर्स कितना लगा, तो इसको जरा ढंग से एनालिसिस करें। अगर पहले मैं कम से कम फोर्स लगाने की कोशिश करता हूँ, मिनिमम फोर्स लगाने की कोशिश करता हूँ, तो ये मिनिमम हमने देखा कि 80 न्यूटन का अगर हम 40 न्यूटन अगर हम फोर्स लगा देते हैं तो रुक जाएगा। पहले इसके स्लिप करने की टेंडेंसी थी 120 न्यूटन, इसको नीचे लाने की कोशिश करता था जी, और ये 120 न्यूटन नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, और साथ में आपका जो 80 न्यूटन है वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, और हमने जितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट थी उतना हमने लगा दिया। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन उस समय अपवर्ड डायरेक्शन में था। हाँ जी, उस समय ये फ्रिक्शन हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में था, ये फ्रिक्शन नहीं था जी, ये फ्रिक्शन था हमारा ऊपर की तरफ। अब सोचे जरा कि हमने जो अपना फोर्स लगाया है ये लगाया है 40 न्यूटन का, और फ्रिक्शन लग रहा था उस समय 80 न्यूटन अप द प्लेन। फ्रिक्शन अप द प्लेन ऊपर की तरफ 80 न्यूटन का लग रहा था, और ये ब्लॉक स्टेशनरी हो गया था, रुक गया था, रुका हुआ है। अगर हमने अपना फोर्स बढ़ा के और 100 न्यूटन कर दिया होता, या थोड़ा कम ही बढ़ाते हैं, मान लीजिए कि आपने 50 न्यूटन कर दिया, इस फोर्स को बढ़ा के 50 न्यूटन कर दिया, अब क्या होगा? क्या अब ये ब्लॉक चलने लगेगा या रुका रहेगा? अगर हमने 40 लगाया तब तो ये रुक गया, लेकिन अगर हमने 50 लगाया तो क्या होगा? ये रुका रहेगा, चलने लगेगा? थोड़ा सा तो चलेगा नहीं। यही सर दिक्कत आ जाती है कि जब हम लोग जब मेन से एडवांस में जाते हैं तो ये सोच नहीं पाते हैं कि 40 यही थिंकिंग डेवलप करना है, थोड़ा सा अपने सोच को ब्रॉड करने की जरूरत है। तो अगर 40 पे रुका हुआ है 50 पर रुका रहेगा, 60 पे भी रुका रहेगा, 70 पे भी रुका रहेगा, 80 पे भी रुका रहेगा, 80 पर भी रुका रहेगा। वही वो पहले बारी में वो अप्रोच नहीं आ रहा है। अब फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन के बारे में भी सोचना पड़ेगा। फ्रिक्शन का काम क्या है, फ्रिक्शन क्यों लग रहा है? फ्रिक्शन तो उसको बैलेंस करने के लिए लगा हुआ है। फ्रिक्शन को आपके बैलेंसिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है। फ्रिक्शन की दिक्कत क्या है, फ्रिक्शन का प्रॉब्लम यह है कि वो रिलेटिव मोशन नहीं होने देना चाहता है। ओके सर। अगर कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी, लेकिन अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन को दिक्कत है। जी सर।
तो आपने 120 न्यूटन का 50 न्यूटन का फोर्स Force लगाया हुआ है। तो इधर आपने लगा दिया 50 50 और ये इधर है 120। 120 अब एक नेट फोर्स जो है कितने का 70 का 70 का एक नेट फोर्स इसको नीचे की तरफ चलाने की कोशिश कर रहा है और फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा। वो हमेशा 80 लगे ऐसा जरूरी नहीं है, वो सिर्फ उतना ही लगेगा जितने से वो रोक सके। जी 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 जी। तो उसे 80 न्यूटन लगने की जरूरत ही नहीं है। इस समय ये कितना लगेगा 70 लगेगा। बैलेंस तो सिर्फ बैलेंस करने के लिए 70 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। हाँ। ऐसे ही अगर हमने 100 न्यूटन कर दिया तो फिर ये 20 लगाने लगेगा, फ्रिक्शन 20 लगाएगा। उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो 80 न्यूटन लगाए, वो वेस्ट नहीं करेगा, उसको बस उतना ही लगना है जितने में वो रिलेटिव मोशन को रोक सके। उसको सिर्फ प्रॉब्लम रिलेटिव मोशन जी, ठीक है। अगर हमने 120 न्यूटन का फोर्स लगा दिया जी, तो अब वहां पे वो जीरो हो जाएगा। अब फ्रिक्शन जीरो हो गया, फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है। हाँ, वो ऐसे 120 न्यूटन इसको नीचे स्लाइड करने की कोशिश कर रहा था, हमने 120 न्यूटन लगा के इसको रोक दिया। अब फ्रिक्शन का क्या प्रॉब्लम? बिल्कुल, फ्रिक्शन को रिलेटिव मोशन से दिक्कत थी, होने की कोई टेंडेंसी ही नहीं है, तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं। जी जी। और फिर अगर हमने 120 से ज्यादा कर दिया, सपोज 150 कर दिया, अब इसके मोशन की टेंडेंसी ऊपर की तरफ हो जाएगी। और जैसे ही मोशन की टेंडेंसी ऊपर की तरफ हुई तो अब ये फ्रिक्शन ऊपर नहीं बल्कि नीचे की तरफ लगने लगा। कितना लगेगा नीचे की तरफ? अगर हमने 150 लगाया, नीचे 120 है तो 30 न्यूटन बैलेंस हो रहा है ऊपर। हाँ। तो नीचे की तरफ 30 न्यूटन का फोर्स लगा, ये डाउन द प्लेन हुआ। इस तरह से हम बढ़ाते जाएंगे और फाइनली जब हम 120 प्लस 80 यानी कि 200 न्यूटन का अगर फोर्स हम ऊपर की तरफ लगाएंगे, नीचे की तरफ 120 लग रहा है। अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम कैपेसिटी आपकी 80 न्यूटन की है, तो 80 न्यूटन वो भी लगने लगे, 120 न्यूटन ये भी लगने लगे, तो ये सब मिला के बैलेंस रहेगा। 200 हो गया, बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर 200 न्यूटन से ज्यादा लगाए तो फिर फिर रिलेटिव मोशन होना शुरू हो जाएगा। अब इसकी कैपेसिटी के बाहर चले गए, ये नहीं रोक सकता है। अब इसके अंदर अगर एडवांस में हमें ऑप्शंस बनाने हैं, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट बनाने हैं, तो कई सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। एक तो पूछ सकता है कि कौन सा फोर्स, कितने न्यूटन का फोर्स लगाया जाए जो इसको चलने से रोक दे। तो उसके भी कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। 400 से लेकर 40 से 200 के बीच में वो कुछ भी दे सकता है जी। और उसमें से किसी भी एक वैल्यू को ऑप्शन में या एक से ज्यादा ऑप्शन में लिखा जाएगा। फिर इसमें पूछ सकता है कि फ्रिक्शन किधर लग रहा है, तो उसके लिए भी ऑप्शंस डिस्क्रिप्टिव टाइप के बनाए सकते हैं कि फ्रिक्शन के बारे में डिस्क्राइब कर सके कि इस फ्रिक्शन जो रेंज दे सकता है कि इस रेंज में अपवर्ड जा रहा है, इस रेंज में डाउनवर्ड लगेगा। ये भी पूछ सकता है कि फ्रिक्शन कब जीरो होगा। हाँ, फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन कब चेंज करेगा। अगर हमने इतने न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो फ्रिक्शन कितना लगेगा। अगर हमने इतने न्यूटन का फोर्स लगा दिया तो फ्रिक्शन कितना लगेगा। इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर बन सकते हैं। और 4 के 4 ऑप्शन आपको करेक्ट भी कराए जा सकते हैं, चारों ऑप्शन में सोचने के लिए भी मजबूर किया जा सकता है। तो देखिए, सवाल एक ही है, लेकिन इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम्स के लिए मॉडिफिकेशन किए जाते हैं। और बच्चों को ये सोचने देना चाहिए। सिर्फ बच्चा कोई मशीन नहीं है कि हमारे पास आया है, मुझसे मेंस निकलवाएंगे, हम उससे नीट निकलवाएंगे। यहाँ तक हालत तो यहाँ तक है आजकल के टाइम में कि लोग गारंटी देते हैं कि हम निकलवा देंगे। और जो पढ़ा हुआ इंसान है या पढ़ाने वाले जो लोग हैं, वो जानते हैं कि जो भी इंसान अगर गारंटी दे रहा हो कि मैं गारंटी से एग्जाम निकलवा दूंगा, वो कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है। नहीं सर, अब तो ऐसा ही लग रहा है कि हमारे भी टाइम में अगर कुछ ऐसा पढ़ाया गया होता तो शायद हम लोग भी अच्छे कॉलेजेस से पढ़े होते। लेकिन आई होप अभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि वही अप्रोच मेंस में भी लग रहा था, वही तरीका मेंस में भी लग रहा था और वही तरीका सेम एडवांस में लग रहा है। बस थोड़ी सी सोचने की जरूरत है। और टीचर को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हम किस तरह से बच्चे को सोचने पर मजबूर कर दें। जब तक बच्चा सोचेगा नहीं, तब तक लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर सकता है। बिल्कुल। एग्जाम्स निकल जाना, मेंस निकल जाना, एडवांस निकल जाना, ये सारी चीजें अलग की बात है जी। और लाइफ में कुछ कर पाना, उसके लिए एक प्रोग्रेसिव सोच, एक डेप्थ के अंदर बच्चा जाके सोचने समझने की क्षमता डेवलप करें बच्चे की, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है सर, थैंक यू। मैं तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि हमारे बाकी बच्चे ऐसे ही अप्रोच लगा के इस बार का एडवांस जरूर निकाल के आएंगे। थैंक यू।